नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा सा पितृपक्ष के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस पितृपक्ष में हमारे पितरों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या वो ऐसी चीज़ है जिससे हमारा पितृदोष कम हो और हमको भी उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पितृ कौन होते हैं। ठीक है, और हमको क्यों उनके लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स है, ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ी तक जो भी हमारे एंसेस्टर्स है वो हमारे पितृ है। ठीक है, और उन पितरों ने अपने जीवन काल में, जैसे फॉर एग्जांपल हमको प्रॉपर्टी मिलती है हमारे पितरों की, है ना। अभी मान लो किसी की खेती है तो उनको कई पीढ़ियों से जो चली आ रही खेती उनको वो मिलती है। ठीक है, प्रॉपर्टी, या फिर किसी पिता की प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है, तो एक लेगेसी पास ऑन होती है। ठीक है, तो जैसे प्रॉपर्टी हो गई वो पास ऑन होती है, या फिर कुछ धन हो वो भी हमको मिलता है, अगर उन्होंने कमाया हो वो भी हमको मिलता है आगे की पीढ़ी को। ठीक है, जिसको हम लेगेसी भी बोलते हैं, या फिर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, दादा परदादा की प्रॉपर्टी। तो जैसे प्रॉपर्टी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उनके पुण्य कर्म के भी कुछ अंश हमको भी प्राप्त होते हैं। और अगर पाप कर्म, अज्ञानतावश कुछ पाप किए हो तो उसके भी फल हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी मिलेंगे। आगे की जो पीढ़ी है इनको पुण्य और पाप दोनों भी इनहेरिटेंस में मिलेगी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि उनको दोष क्यों लगता है। अभी मान लो किसी पितृ ने अपने जीवन काल में किसी की ज़मीन छीन ली, ठीक है, किसी की हत्या कर दी, किसी पशु की हत्या कर दी, या फिर किसी के पैसे लूट लिए। ठीक है, जो कुछ भी पाप कर्म किए हो तो उसके कुछ अंश आगे वाली पीढ़ी को भी मिलता है। ठीक है, और अगर मान लो उन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, लोगों को बहुत खाना खिलाया, गरीबों की सेवा की, जो रोगी थे उनकी सेवा की, कई लोगों को मदद की, बहुत दान धर्म पुण्य कमाए, तो वो भी जो फल है आगे की पीढ़ी को मिलता है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जिनके भी पितरों ने बहुत दान धर्म किया है उनके जीवन काल में, तो जो आगे की जो पीढ़ी है उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती ज़्यादा। ठीक है, वो बहुत अच्छा राइज करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, पर अभी जिनके भी पितरों ने अज्ञानतावश कुछ पाप कर्म किए तो उसके फल उनको भी भोगने पड़ते हैं, और आगे की जो पीढ़ी है उनको भी भोगने ही होते हैं। ठीक है, अभी कैसे हम इसको पहचाने। जनरली मेरी नज़र में 80 to 90% लोगों को पितृदोष होता ही है, कम या ज़्यादा। ठीक है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। ठीक है, तो अगर हम पितरों के लिए कुछ करें तो उनका एसेंशन होता है। एसेंशन यानी अगर मान लो वो कहीं पे भटक रहे, कहीं पे किसी डायमेंशन में वो प्रॉब्लम में है, तो जैसे जैसे आप कोई भी यहाँ पे पुण्य कर्म करते हो ना धरती पे, तो उनकी असेंशन होती रहती है वहाँ पे। ठीक है, और अगर आप कुछ पाप कर्म भी करते हो तो उनको भी वहाँ पे वो तकलीफ मिलती है। ठीक है, तो जनरली हम कैसे फिगर आउट करें कि भाई पितृदोष है या नहीं है। सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है पितृदोष का कि घर में कलह कलेश। अगर घर में बहुत ही कलह कलेश है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, हाँ, इमीडिएट फैमिली में, जैसे मदर फादर बेटे में, या फिर फादर में, या फिर मदर फादर के बीच हो, या फिर भाइयों भाइयों में अगर बहुत झगड़े हो, आपस में मनमुटाव हो, ठीक है, रिलेशनशिप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो, तो ये 100% पितृदोष में काउंट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम है डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे ही नहीं, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी कोई कंपैशन नहीं रहेगा। बस इतना ही हो जाए कि भाई इसका बुरा हो जाए या फिर उसका कुछ अच्छा हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस है, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, मदर फादर के बीच में हो, फादर सन के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, बहन भाई के बीच में हो, ये जितने भी डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स है इसका एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है पितृदोष। ठीक है, और आज मैं जो कुछ भी बोलूँगा ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरे जो एक्सपीरियंस में आया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एक सिम्टम होता है कि जो हमारा वंश है वो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो संतति से भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ये भी पितृदोष के कारण आती है। स्पेसिफिकली कहाँ पे, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 2-3 महीने सब अच्छा चलता है, 4-5 महीने सब अच्छा चलता है, और जब एबॉर्शन होता है किसी कारणवश, ठीक है, एबॉर्शन होना या फिर कुछ तो मिसकैरेज होना या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो कि वो बच्चा गिर जाना, ठीक है, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। जैसे किस किस को एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी रह जाती है, जो मतलब ट्यूब में ही वो जो बेबी वो ट्यूब में ही रह जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है, तो जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पितरों की ड्यूटी होती है जो भी बेबी है माँ के पेट में उनको उसको प्रोटेक्ट करना,
उसको प्रोटेक्ट करना सारी चीज़ों से। अगर पितृ ही वीक पड़े, पितृ ही इम्बैलेंस है, तो वो कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे? तो उस वजह से मिस कैरेजेस होते हैं, अबॉर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि वंश वृद्धि हो नहीं पाती पितृदोष की वजह से। तीसरा आता है फाइनेंशियल टर्म्स में। अगर पितृदोष हो तो फाइनेंशियली तो आप ग्रो तो छोड़ ही दो, स्टेबल भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जनरली वास्तुशास्त्र में पितरों का जो स्थान है वो साउथ वेस्ट में, और जो साउथ वेस्ट है उसको अर्थ एलिमेंट माना गया है, ठीक है। अर्थ एलिमेंट होता है मजबूत, स्ट्रांग, ठीक है, जिस पे हम खड़े हो, जो जिस धरती पे हम खड़े हो उसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर साउथ वेस्ट भी आपका डिस्टर्ब हो घर में, डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो, साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर या फिर ब्राउन कलर अगर हो तो भी आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। उधर अगर एंट्रेंस हो तो भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और मान लो साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है वो नीचे है, बाकी ज़मीन से थोड़ा नीचे है, तो भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ वेस्ट हमारा अर्थ एलिमेंट होता है। तो अर्थ एलिमेंट हमारा जितना स्ट्रांग है, जितना हमारा पितरों का बेस स्ट्रांग है, उतनी ही ताकत से हम लाइफ में खड़े हो पाते। जनरली देखा गया है कि जिसको भी पितृदोष है उसको अगर आप पूछो, जिसको भी ये लग रहा है कि मेरे पैर के नीचे की ज़मीन हिल गई है, ठीक है, या फिर ऐसा डर लगता है कभी भी कुछ हो जाए, वो लगता है ना कि भाई कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, वो एकदम से जो इनस्टेबिलिटी जो होती है माइंड में हमेशा, वो पितृदोष के कारण ही आती है। आप स्टेबल नहीं रह पाते हो, आपको हमेशा चिंता रहती है कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर और भी कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो ये इनस्टेबिलिटी होती है, मतलब आदमी हिल जाता है, आदमी डिसबैलेंस हो जाता है और कहीं से भी वो स्ट्रांगली खड़ा नहीं रह पाता, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़मीन ही वीक है। ज़मीन वीक यानी क्या है? पितृदोष, उसका जो साउथ वेस्ट है वो डिस्टर्ब है, ठीक है। तो वो करियर वाइज ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो 100 एंड 200% रहेगा, कर्जे भी रहेंगे, बहुत सारे लोन्स रहेंगे। तो हमने देखा कि जो पितृदोष के जो रीजंस है, हो सकता है मतलब पितृदोष के जो कारण है उस कारण की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे इमीडिएट फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, ठीक है। आपके बातों में वो वजन नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा फैमिली में, क्योंकि वजन किस में होता है? मतलब अर्थ एलिमेंट में वजन होता है, ठीक है। तो अगर पितृ ही हमारे डिस्टर्ब है तो आपकी बातों में भी वो वजन नहीं गिरता सामने वाले पे, ठीक है। ना ही रेपुटेशन, एक लेगेसी बोलते हैं ना कि भाई इनका एक रेपुटेशन है, वो भी चला जाता है अचानक से अगर पितृदोष हो तो। पहले आप देखते थे कि बहुत लोग मान देते थे, सम्मान देते थे, और अचानक से आपको पूछना भी छोड़ दिया लोगों ने, तो कहीं ना कहीं आपकी धरती जो है वो हिल गई, ठीक है। तो ऐसे हमने सिम्टम्स देखे। इन शॉर्ट में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब ये एक सिम्टम है। दूसरा, वंश वृद्धि, प्रेगनेंसी रहने के बाद अबॉर्ट हो जाना, वो एक सिम्टम होता है। तीसरा, जॉब ही नहीं लगना, नौकरी ही नहीं लगना, और बिजनेस है तो बिजनेस फेल हो जाना, ठीक है। और जिसको भी पितृदोष होता है ना वो कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, अगर बिजनेस भी करूँ तो कौन सा करूँ, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता, उसको क्लैरिटी ही नहीं मिलती कि आगे क्या करना है, वो मिल ही नहीं सकती उसको, ठीक है। वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि भाई उसको रास्ता ही नहीं दिखता कि निकले कहाँ से निकले इस झंझट से बाहर। वो सब ट्राई करके बैठता है, प्लैनेट्स के उपाय करता है, सब करता है, पर वो उसको समझ ही नहीं आता, उसको दिखता ही नहीं कि वो फुल प्रयास करता है अपने आप से, पर वो निकल नहीं पाता उसमें से, ठीक है। तो आज मैं जो रेमेडीज दूंगा वो रेमेडीज आप मन से करना, उसके 100 नहीं 200% उसके रिजल्ट्स हैं। ये रेमेडीज मैंने भी किए हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को भी दिए, सबको अच्छे रिजल्ट्स आए। जिसको नौकरी नहीं लग रही थी उनको जॉब लग गई, अच्छी जॉब लगी, हाई पेइंग जॉब लगी उनको, ठीक है। जिसको शादियों में भी प्रॉब्लम आ रही थी उनकी शादी भी हो गई। ऐसा नहीं कि अभी सबका होगा, पर ये तो डेफिनेट है कि उनको अगले पितृपक्ष तक, अभी ये पितृपक्ष जो है 15 दिन का, इसमें अगर आप रेमेडीज करते हो तो अगले पितृपक्ष तक उनको एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा लाइफ में, ठीक है। वो अगले साल वो ये याद करेंगे कि हाँ मैंने ये रेमेडीज की थी, मैं तो लास्ट ईयर मेरा जॉब नहीं था, आज जॉब भी है, कुछ ना कुछ तो वो अपने लाइफ में 100 नहीं 200% आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फिर उनको मन से करना होगा, ठीक है, ये सारी रेमेडीज। अभी पितृ जो है इनसे हमको शरीर मिला है, तो हम मतलब ये शरीर जो मिला है हमारे पितरों से, तो हमारी ड्यूटी है कि उनके लिए अभी ये जो 15 दिन को दिए भगवान ने पितृपक्ष में, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनके लिए कुछ करें, उनके असेंशन के लिए करें, ठीक है। बहुत सारे लोग पितरों के लिए जिंदगी में कोई भी कुछ नहीं करते, उनको लगता है एक पूजा कर ली बात खत्म। अरे एक पूजा से आपके कर्म नहीं हटते, उनको कहाँ से मुक्ति मिलेगी? कहाँ से मुक्ति मिलेगी? आपको लगता है वो करके आ गए, कहीं पे पिंडदान करके आ गए, पितरों को मुक्ति मिल गई? उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनका असेंशन होता है, ठीक है। उनका असेंशन होते जाता है। मान लो कहीं लोअर डायमेंशन में अटके हैं तो हायर डायमेंशन में चल जाते हैं, जैसे प्रमोशन होता है ना,
और जितने हायर डायमेंशन में जाते हैं उतना सुख उनको मिलता है। तो आप जितना भी पितरों के लिए करेंगे उतना कम है, ठीक है। और ये जो रेमेडीज आप भले आप पूजा करके आए हो, जो कुछ भी करके आए हो, ये जो रेमेडीज ये हर कोई कर सकता है, ठीक है, फैमिली में। और अगर एक भी मेंबर कर ले तो इसका जो इफेक्ट है वो सारे फैमिली को होगा, ठीक है, पूरे फैमिली को इसका रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कनेक्टेड हो, डीएनए से कनेक्टेड हो, ठीक है। और यही पितृपक्ष का टाइम है जिसमें हम भगवान ने दिया है कि भाई आप अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हो। अगर इस पीरियड में आप थोड़ा सा सोचो कि आपने जितने भी आप साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, इन कई सालों में क्या आपने पितृपक्ष में कुछ किया? किसी को कुछ खिलाया, उनके नाम से कुछ खिलाया, कुछ सेवा की, ठीक है। तो कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि पितृपक्ष में क्या करना होता है, क्या रेमेडीज करनी होती है, क्या कर सकते हैं हम, तो अवेयरनेस ही नहीं होती, तो उस कारण वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमने हमारे पितरों के लिए अगर कुछ किया ही नहीं तो वो भी हमको कहाँ से क्या करेंगे। तो हम जब पितरों के लिए कुछ करते हैं तो वो भी हमको ब्लेसिंग देती है, उनका भी असेंशन होता है और दोनों की भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इन 15 दिनों में हम उनके असेंशन के लिए कुछ करें। सिर्फ ये 15 दिन ही करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा भी हमको नहीं करना है। ये थोड़ा सा, नहीं तो आप बस भिड़ ही जाओ, ऐसा नहीं करना है तो पितर आपके पीछे लग जाएंगे कि भाई ये जो हमको मुक्ति दे सकता है, ठीक है। तो सारी फैमिली को छोड़ के आपके पीछे लग जाएगा। तो हमको बस ये 15 दिन ही करना है, उसके बाद में स्टॉप करना है। इन 15 दिनों में आप जो कुछ भी कर सकते हो वो करो, जितना भी कर सकते हो करो, ठीक है। वो कमी है, भले आपने कोई पूजा वूजा किया हो, उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपको इससे बेनिफिट ही होगा, ठीक है। अभी दूसरी एक बात यह है कि जब आप ये रेमेडीज करोगे तो हो सकता है कि इनकी कोई लोगों को बीमार हो जाए, कोई लोगों को कुछ घर में झगड़े हो जाए या फिर XYZ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि ये निशानी है पितृदोष की। तो अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो करो, अगर कंटिन्यू नहीं कर पाए तो मत करो, ठीक है। पर इतना है कि जितना भी आप कर पाओ, मान लो 15 दिन में से 4-5 दिन भी अगर आप कर पाए हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और पूरा 15 के 15 दिन अगर आपकी सारी रेमेडीज हो गई तो डेफिनेटली विद इन अ ईयर आप ग्रो करोगे ही करोगे। नेक्स्ट ईयर तक आपको फील होगा कि हाँ, मैं बहुत सारी मेरी ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले रेमेडी ये है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेमेडी ये है कि आपको जल चढ़ाना है बड़ के झाड़ को, बड़ के वृक्ष को, ठीक है, जिसको वट वृक्ष भी बोलते हैं, इंग्लिश में बनियान ट्री भी बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको अपनी भाषा में उसका नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक लीटर का बिस्लेरी का बोतल लेना है, उसमें आप लगभग 800 ml तक पानी भर लो, ठीक है, और उसमें 200 ml दूध डाल दो, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा हनी डाल दो और उसको अच्छे से मिक्स कर लो, ठीक है। ये बोतल और एक तांबे का लोटा ये आपको लेके जाना है बड़ के झाड़ के पास, ठीक है। ये जो बनियन ट्री है ये आप मेक श्योर करो कि कहीं मंदिर के पास या कहीं अच्छी जगह हो, ठीक है, ऐसे नहीं कहीं वीराने में, कहीं जंगल में हो, तो ऐसे वहाँ पे मत जाना। जहाँ पे मंदिर हो आसपास, जहाँ पे मतलब लोकेलिटी अच्छी हो, सिटी में हो, ठीक है, अच्छे खेत में हो, साफ सुथरे, ऐसी जगह का ही बनियन ट्री चूज करना। तो ऐसा आप चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जब आप वहाँ पे पहुँचोगे तो ये जो बिस्लेरी में जो आपने जो मिक्स किया हुआ है उसको एक तांबे के लोटे में डाल लोगे बड़े से, और दोनों हाथों में रख के आप प्रे करोगे उस पेड़ के पास कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये अपने पितरों के असेंशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो विधि मैं कर रहा हूँ अपने पितरों के असेंशन के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उनको इसका फ्रूट मिले। ऐसे करके आपको उसको चढ़ाना है उनके रूट्स में, धीरे 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 चढ़ा देना है, बस इतना ही करना है। ये आपको लगातार 15 दिन करना है, ठीक है, लगातार 15 दिन इसको आपको करना है। ये पितृपक्ष खत्म होने के बाद नहीं करना है, बस जो कुछ भी करना है आपको पितरों के लिए बस ये 15 दिन ही करना है। बस ये सिंपल सी रेमेडी है पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद में दूसरी जो रेमेडी है कि आप खीर खिला सकते हो, ठीक है। आप जो खीर बना के कुछ गरीबों में भी दान कर सकते हो या फिर मंदिर में भी डोनेट कर सकते हो, ठीक है, या ब्राह्मण को भी डोनेट कर सकते हो। तो एक खीर भी आप खिला सकते हो, ठीक है। और तीसरी जो रेमेडी है ये रेमेडी थोड़ी सी ट्रिकी है पर अगर आप कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में जो रेमेडी आती है वो ट्री प्लांटेशन की आती है, ठीक है। तो इसमें जो है जनरली हमारे जो फादर के जो एंसेस्टर्स है उनको राहु रिप्रेजेंट करता है और जो हमारे मदर के एंसेस्टर्स है उनको केतु रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 3 पीढ़ी तक जो है वो मदर के एंसेस्टर्स हम पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि राहु और केतु के हिसाब से हमको ट्री लगाना है, ठीक है, पेड़ लगाना है। और उसका मैं आपको बोलता हूँ कि करना क्या है, ठीक है।
तो राहु और केतु आपके चार्ट में जो भी नक्षत्र में हो, ठीक है, जो भी नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र का प्लांट आपको लगाना है, ठीक है। उस नक्षत्र का प्लांट आप देखते हैं कि राहु केतु किस नक्षत्र में है, ये कैसे चेक करें, ठीक है। उसके लिए आप एस्ट्रोसीजो ऐप खोल लेना, ठीक है, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल देना। मैंने यहाँ पे डाली एक डिटेल्स, ठीक है, एक रैंडम डिटेल है, और अपना टाइम डाल देना, सिटी डाल देना, गेट हॉरोस्कोप पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद में ये चार्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसको स्वाइप करना है, ये यहाँ पे, ठीक है। स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आएगा प्लैनेट्स का ऑप्शन, ये वाला, तो प्लैनेट्स पे क्लिक करना है आपको। प्लैनेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे राहु और केतु, और ये है नक्षत्र, ठीक है। तो इस कुंडली में राहु जो है वो श्रवण नक्षत्र में, ठीक है, और केतु जो है वो पुष्य नक्षत्र में, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया श्रवण नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, ये दोनों के प्लांट्स हमको लगाना है, ठीक है। अब अगर आप गूगल पर नक्षत्र ट्रीज नाम से सर्च करो, ठीक है, यहाँ पे मैंने नक्षत्र ट्रीज नाम की सर्च किया तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, इसमें से आप कोई भी उठा लो, ठीक है। अभी मान लो ये फर्स्ट वाला हम लेते हैं, तो यहाँ पे ये 27 जो नक्षत्र है हमारे उनके नाम से, और यहाँ पे जो है वो ट्रीज के नाम है ये सारे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे जो है ये ट्रीज है। अभी हमने देखा था कि हमारा जो राहु है वो श्रवण नक्षत्र में, तो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि श्रवण नक्षत्र कौन सा है। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा श्रवण नक्षत्र, ठीक है। और पेड़ कौन सा है इसके लिए, रुई का पेड़, रुई या मंदार भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पेड़ हमको लगाना है, ठीक है। अभी पेड़ लगाने के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो पेड़ लगाना मतलब एक जीवदान देना है, ये मतलब बहुत बड़ी रेमेडी है। जैसे किसी ने कुछ हत्या की हो तो उसकी वो मतलब हत्या करके क्या करता है कि किसी की जान ले लेता है, ठीक है। पेड़ लगाना यानी एक जीवदान देना, आप एक जीवदान दे रहे हो, ठीक है, एक नया आप कुछ तो मतलब जीवन दे रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये पेड़ लगा के आप निकल लिए, इसको आपको मतलब ध्यान देना है कि भाई ये टिके, इसको हमेशा पानी रहे, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि लगा दिया बाद में छोड़ दिया, इसको ऐसी जगह लगाओ, ऐसा लगाओ कि ये मतलब ये जिंदा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे श्रवण के लिए ये पेड़ हो गया, और दूसरा हमारा था कि जो हमारा केतु है वो पुष्य नक्षत्र में था, ठीक है। अब हमको देखना है कि भाई पुष्य नक्षत्र का जो पेड़ है वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए ये पुष्य नक्षत्र का पेड़ है, ये पिंपल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप नाम सर्च कर सकते हो कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये इसका इंग्लिश नाम है, ठीक है। तो एक दो भी आपको इंग्लिश नाम भी मिल गया तो आप गूगल पे सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल ये फीकस नाम है इसका, तो इसको भी आप इन हिंदी बोल सकते हो, या फिर पिंपल इन हिंदी, या फिर पिंपल इन गुजराती, ठीक है। तो आपको गूगल पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे ट्रीज कौन से ये हो गए फाइनल, एक पिंपल का पेड़ हमको लगाना है, ठीक है, और दूसरा हमको लगाना है यहाँ पे रुई और मंदार। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है और बहुत ही इसके फायदे हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा फाइनल हुआ है कि झाड़ लगाना कैसा है। अब इसको लगाने का एक प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। राहु जो था उस कुंडली में श्रवण नक्षत्र में था, ठीक है, और उसका जो पेड़ है वो रुई और मंदार का पेड़ दिखाया उसने। अगर आपको पता नहीं कि ट्रीज जो है कौन से, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको इमेजेस आ जाएगी और आपको कहीं पे भी नर्सरी में मिल जाएगा, ठीक है। और केतु जो है वो पुष्य नक्षत्र में है, और उसका जो ट्री है वो है पिंपल, ठीक है। इसके ऐसा नहीं कि ये कहीं कहीं पे थोड़ा सा अलग भी ट्री होगा, तो आप कोई भी एक लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो सकता है यहाँ पिंपल की जगह कुछ और भी लिखा हो, वो भी ट्री आपको चल जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टाइमिंग का, कि इसको लगाने का जो टाइमिंग है वो स्पेसिफिक टाइमिंग है, ठीक है। अभी मान लो किसी का राहु अगर फर्स्ट हाउस में है, तो उसको जो राहु वाला जो पेड़ है वो इस टाइम में लगाना है, ठीक है, 5 AM से लेके 7 AM तक। इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति का राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो उसको ये जो वाला जो प्लांट है उसको प्लांटेशन का जो टाइम है वो 5 से लेके 7 AM के बीच में उनको लगाना है। लगाते वक्त इंटेंशन रखना है कि ये मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूँ, उनके असेंशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंटेंशन लेके लगाना है, तो ही वो एनर्जी वहाँ पे जाएगी, ठीक है। अभी अगर इनका राहु फर्स्ट हाउस में है तो ऑब्वियस है कि जो केतु है वो कहाँ होगा, 7th हाउस में। तो केतु का जो पेड़ है ये रहा 7th हाउस, यहाँ पे लिखा है कि राहु या केतु किन किन हाउस में इसमें है, ठीक है। तो केतु अगर 7th में है तो जो टाइमिंग है लगाने का वो कब लगाना है, 5 से लेके 7 PM के बीच में, ठीक है। इस टाइम में उनको लगाना है, ठीक, क्लियर है। और एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी मान लो किसी का राहु जो है वो 4th हाउस में है, ठीक है, यहाँ पे 4th हाउस में किसी का राहु है,
तो उनको राहु वाला जो पेड़ है वो कहाँ किस टाइम में लगाना है, 11 से लेके 1 के बीच में उनको वो पेड़ लगाना है। ठीक है, अभी राहु अगर 4th में है तो केतु कहाँ होगा, उसके एग्जैक्टली अपोजिट 10th हाउस में। तो केतु वाला जो पेड़ है वो कब लगाना है, 11 AM से लेके 1 PM के बीच में उनको लगाना है। ठीक है, तो ऐसी ये रेमेडीज़ है, ये जीवदान देने वाली रेमेडी है, बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट है, पावरफुल रेमेडी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप एक ही लगा सकते हो, आप 2 3 4 5 कितने भी लगा सकते हो। जनरली मैं तो रिकमेंड करूंगा मिनिमम 3 तो लगाओ एटलीस्ट, और ऐसी जगह लगाओ जहाँ उनकी देखभाल हो सके, जहाँ वो बड़े ग्रो करें। ऐसे नहीं कहीं पे भी जाके लगा के आ गए और वो बाद में जल गया, ठीक है, तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये सारी रेमेडीज़ थी। मैं एक बार समरी कर देता हूँ आपको कि जैसे पानी, मिल्क और हनी, तो ऐसे हमारे ये जो 3 रेमेडीज़ है मैंने आपको जो बोली है, या आप इसमें से आपको जैसा कंफर्टेबल हो आपके सिटी के मुताबिक, आपके लोकेशन के मुताबिक, ठीक है, आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, तीनों भी कर सकते हो। तीनों करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं हो तो एटलीस्ट ये तीनों में से कोई एक भी आप भी अगर कर लो तो भी आपको रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये 15 दिन आप थोड़ा सा पितरों के लिए कुछ करो, डोनेशन करो, उनके नाम से डोनेट करो, उनके नाम से गरीबों को खिलाओ। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो ये 15 दिन। ठीक है, ये 15 दिन जो है ये उनके लिए है। ठीक है, पितृ पक्ष, तो हो सके उतना उनके लिए कुछ करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद कई बार हम ये अवॉइड करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। पितृ तो यही सोचेंगे कि भाई इनको हमने इतना सारा दिया, इनको हमने शरीर दिया, सारी चीज़ें दी, और ये 15 दिन में से 1 दिन भी नहीं निकाल पाए, 1 घंटा भी नहीं निकाल पाए हमारे लिए। ठीक है, तो वो फिर बाद में आपको देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, तो उससे बढ़िया है कि उनके लिए कुछ करो ये 15 दिन में, तो आपको फील होगा कि नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे होगा ये। ठीक है, 1 साल भर में आपको डिफरेंस फील होगा कि हाँ, आप कई सारे प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हो, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक क्लैरिटी आ जाएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा, और जो भी बेनिफिट मिलेगा आपको इसी वीडियो के कमेंट में आके आपने शेयर करना है कि क्या क्या आपको अनुभूति हुई इन 15 दिनों में, क्या आपको रिजल्ट्स आए। ठीक है, और इसके बाद में भी अगर आपको कुछ रिजल्ट्स आते हैं, कुछ घटना अगर घटती है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करना हमारे साथ, ताकि बाकी लोगों को भी ये समझ में आए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे टाइम अच्छे से नहीं मिला इसको डिटेल वीडियो बनाने के लिए, पर हो सका उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियोस के मामले में। ठीक है, तो आप अच्छे से करना इन रेमेडीज़ को, कोई डाउट्स मत रखना, बिंदास कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।